हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैपिड रिवीजन 1.0। तो इस रैपिड रिवीजन की अमेजिंग सीरीज में हम सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ को बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। एंड ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर रिवाइज हो चुका है एंड पूरे के पूरे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। सो जिन्होंने भी वीडियोस नहीं देखा है प्लीज जाके देख लीजिए। और हाँ, एक बात याद रखना, जो फर्स्ट टाइमर है ना, जिन्होंने पहली बार लॉ पढ़ा है उनको भी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और ऑलमोस्ट आपके अराउंड 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो बहुत इजी चैप्टर है, इस चैप्टर को छोड़ के जाने का नहीं। ओके, चलो। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद एन एग्जाम्पल एज यूजुअल। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके लिए। तो देखो, एज्यूम करते हैं एक घर है जिसमें 2 भाई बहन रहते हैं। ठीक है, मतलब एक भाई रहता है और उसकी एक बहन रहती है। तो भाई का नाम ले लेते हैं आरव और बहन का नाम ले लेते हैं माइशा। ठीक है, भाई का नाम ले लेते हैं आरव और बहन का नाम ले लेते हैं माइशा। अब क्या होता है ना, आरव जो है ये अपने मम्मी पापा को जाके बोलता है, यार मम्मी पापा आप लोग ऐसा करते हो, दीदी तो लेट से आती है घर, दीदी तो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती है, बट आप मेरे को जाने नहीं देते हो। ठीक है, ऐसा बोलता है आरव। तो आरव के पापा जो है ना, वो ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या करते हैं पता है, हम पूरे के पूरे घर में जो है जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक लॉ बना देते हैं। उनके लिए जो है लॉ बना देते हैं। वो लॉ जो है दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, आरव को भी फॉलो करना पड़ेगा, माइशा को भी फॉलो करना पड़ेगा। क्यों फॉलो करना पड़ेगा पता है? ताकि कभी भी डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, ताकि आपस में जितने भी लोग हैं उनके बीच में क्या ना हो, डिस्प्यूट ना हो। प्लस हमेशा जस्टिस प्रिवेल करे। जस्टिस कैसे प्रिवेल करेगी? अरे भाई, जब रूल्स रहेंगे तो दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसा रहेगा ना कि आरव के मन में रहेगा भाई कि अगर मेरे को जाने नहीं मिल रहा है तो मेरी बहन को भी जाने नहीं मिल रहा है, तो एक जस्टिस मेंटेन रहेगा। ताकि जस्टिस मेंटेन रहे, इक्वालिटी मेंटेन रहे, इसलिए जो है लॉ को बनाया गया। सेम वे कंट्रीज में भी तो ऐसे होता है ना भाई, आपस में लोगों के बीच में डिस्प्यूट ना रहे, जस्टिस मेंटेन रहे, पीस मेंटेन रहे, इसलिए हर कंट्री में भी क्या होते हैं, लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं एंड रेगुलेशंस होते हैं। ओके, चलो। तो ये जो लॉ है, घर वाला लॉ, ठीक है, अपन पहले इस लॉ की बात करते हैं। इस लॉ का सोर्स क्या है? ठीक है, लॉ किसने बनाया, सोर्स क्या है? तो यहाँ पे सोर्स ऑफ लॉ क्या है पता है? सोर्स ऑफ लॉ आरव और माइशा के पेरेंट्स। ठीक है, आरव और माइशा के पेरेंट्स जो है उनके पास ये ताकत है कि वो क्या करे, लॉ बनाए। इन द सेम वे अगर हम कंट्री की बात करेंगे, किसी भी कंट्री की बात करेंगे, तो वहां पे सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है? वहां पे सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है पता है? मैं बताऊं आप लोगों को, जानना चाहते हैं आप? ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक कंट्री की बात करेंगे तो वहां पे सोर्स ऑफ लॉ क्या होते हैं। तो सबसे पहला सोर्स ऑफ लॉ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पता है इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हम क्या मनाते हैं, 26 जनवरी का जो अपन मनाते हैं ना, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्या होता है, उसी दिन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हमने क्या किया था, पूरे के पूरे इंडिया में जो है एप्लीकेबल किया था। सोचो, इतना बड़ा ये हमारे लिए डॉक्यूमेंट है कि इसके लिए जो है हम एक नेशनल हॉलीडे रखते हैं एंड उसको हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे। ठीक है, 26 जनवरी। तो पहला सोर्स ऑफ लॉ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन दूसरा सोर्स ऑफ लॉ क्या है? दूसरा सोर्स क्या है? तो दूसरा सोर्स ऑफ लॉ है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, ठीक है, संसद, हिंदी में क्या बोलते हैं, संसद। तो यहाँ पे जितने भी डिबेट वगैरह चलते हैं ना, अपन देखते हैं राहुल गांधी जो है डिबेट कर रहा है मोदी जी के साथ, या आपस में ये डिबेट वगैरह चलते रहती है। तो ये क्या है, ये है पार्लियामेंट, और ये क्या करता है, ये भी बनाता है लॉज। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ। ओके, इसके अलावा और क्या? इसके अलावा है स्टेट लेजिस्लेचर्स। स्टेट लेजिस्लेचर्स भी तो लॉ बनाते हैं ना। इसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको हम बोलते हैं विधानसभा। ठीक है, विधानसभा। तो देखो, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, तो दोनों को अगर मिला लोगे ना तो इसको क्या बोला जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर्स। फिर और क्या सोर्स है लॉ का? और क्या सोर्स है? अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो क्या वो कोर्ट जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। तो
तो कोर्ट अपनी जजमेंट देता है उस मैटर में, और जो कोर्ट जजमेंट देता है ना वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। पता है ये बात? सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट दे रहा है किसी भी टॉपिक में, तो हर इंसान जो कि इंडिया में है उसको वो जजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोर्ट की जजमेंट भी क्या होती है? सोर्स ऑफ लॉ होती है, उसको मानना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट की जजमेंट होती है उसको बोलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। ओके, एंड लास्ट सोर्स ऑफ लॉ क्या है पता है? कस्टम्स। लास्ट सोर्स ऑफ लॉ है कस्टम्स। किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई कस्टम फॉलो होते हुए आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टम है, तो फिर वो एक तरीके का लॉ बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है? एक तरीके का लॉ बन जाता है। तो ये पांचों है हमारे सोर्स ऑफ लॉ। कौन कौन से? अगर इंडिया की बात करेंगे तो पहला सोर्स ऑफ लॉ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट कि भाई उसके लिए हम एक स्पेशल डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे। ठीक है, तो ये है, देखो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये जो है हमको क्या क्या बताता है पता है? एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपके क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपके क्या क्या ड्यूटीज हैं। ठीक है, तो राइट्स, ड्यूटीज, पार्लियामेंट के बारे में, सब चीजों के बारे में हमको ये डॉक्यूमेंट बताता है। ठीक है, अच्छा इसी डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, इसी डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है पता है? कि इंडिया में लॉ कैसे बनेंगे। इंडिया में लॉ कैसे बनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिख के हमको बता गया है, कैसे लॉ बनेंगे। तो बोलता है या तो लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा, या तो लॉ कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बनाएंगी, या पार्लियामेंट बनाएगा या स्टेट लेजिस्लेचर्स बनाएंगी लॉ। ठीक है, तो ये हमको क्लियरली बताया है किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बताया है कि लॉ बनाने का तरीका कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, ठीक है, इसको अपन नीचे थोड़ा स्टडी करते हैं। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट में लॉ कैसे बनता है पता है? पार्लियामेंट में लॉ कैसे बनता है पता है? जैसे मान लो कि हमको जो है एक नया एक्ट लेके आना है, जैसे अभी पता है कि इनकम टैक्स का एक नया एक्ट आने वाला है। ठीक है, तो वैसे नए नए एक्ट्स आते रहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर कोई एक्ट बनाना है ना तो हमको एक ड्राफ्ट बिल बनाना पड़ता है। ड्राफ्ट बिल बनाना पड़ता है। जैसे जीएसटी जब आया ना उसकी तैयारी बहुत सालों पहले से हो गई थी, तो पहले एक बिल बनाते हैं कि हम क्या क्या चीजें करना चाहते हैं। वो बिल को जो है कहाँ पे लेके जाते हैं पता है? उस बिल को पार्लियामेंट में लेके जाते हैं। पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट में सबसे पहले आता है लोकसभा। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या आता है? लोकसभा। अब इस लोकसभा में जो है कौन कौन मेंबर्स होते हैं? कौन मेंबर्स होते हैं बताओ? आप लोगों से क्वेश्चन, मोदी जी किसके मेंबर है? लोकसभा के मेंबर है कि राज्यसभा के मेंबर है? आप लोग बताएंगे कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। तो लोकसभा में वो लोग जाते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड। डायरेक्टली इलेक्टेड मतलब हम और आप जैसे लोग, मान लो आप 18+ हो गए तो हम लोग मिलके वोटिंग करते हैं, फिर हम जिनको वोट करते हैं ना वो पर्टिकुलर एरिया में जो भी जीतता है वो जाता है कहाँ पे? लोकसभा में। ठीक है, तो लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। फिर लोकसभा में जो है ये बिल गया लोकसभा में, जहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। पहले ये लोग इस बिल को क्या करेंगे? पास करेंगे। कैसे पास करते हैं? बाय मेजॉरिटी। मेजॉरिटी से पास करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमारे लोकसभा में अभी कितने मेंबर्स हैं? 543 मेंबर्स हैं। 543 मेंबर्स हैं। तो 543 मेंबर्स पूरे के पूरे मीटिंग में आए हैं, तो इनका हाफ कितना होगा? डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना होगा? 2 7 और 2 मिनट टाइम लग रहा है, 271। ठीक है, तो 271 से ज्यादा जो भी वोट्स मिले, ठीक है, तो वो बिल क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा लोकसभा से। फिर क्या यहाँ से पास हो जाएगा तो क्या वो बिल एक्ट बन जाएगा क्या? नहीं, अब ये बिल जाएगा कहाँ पे? राज्यसभा में। अब ये बिल जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में जब बिल जाएगा ना तो यहाँ पे भी जो है इसको पास करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इसको पास करना पड़ेगा। सेम जैसे यहाँ पे मेजॉरिटी से पास किया ना, वैसे ही यहाँ पे भी मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा में ये डिफरेंस होता है कि लोकसभा में जो भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जिनको हम, आप और हम जो भी कंट्री के सिटीजन्स है वो इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स जो है डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। कैसे इलेक्टेड होते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। मतलब राज्यसभा में जो है कौन वोट करता है? हम और आप वोट नहीं करते, जो पहले से कहीं के पार्लियामेंट के मान लो मेंबर्स हैं, जो सांसद लोग हैं वो लोग वोट करते हैं।
या फिर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वो सब लोग वोट करते हैं। ठीक है, तो इतना डीप में हमको नहीं जानना है, बस ये जानना है कि राज्यसभा के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ओके, तो राज्यसभा से भी पास कर दिया उस बिल को। अब वो बिल लेके जाएंगे प्रेसिडेंट के पास। अब वो बिल लेके जाएंगे कहाँ पे? प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट भी इसमें अपनी साइन कर देता है तो वो बिल बन जाएगा एक्ट। आप लोग जो डिस्कशन देखते हैं ना टीवी में, होते रहता है किसी भी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन, वो यही है। लोकसभा में डिस्कशन होता है, फिर वो बिल को वहां से पास करेंगे, फिर राज्यसभा से पास करेंगे, फिर प्रेसिडेंट उसको अपनी मंजूरी देगा, तब जाके वो बनेगा एक्ट। और ये प्रोसीजर हमको कौन बताया है कि ऐसे एक्ट बनाना है? ये प्रोसीजर बताने वाला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये प्रोसीजर कौन बताया है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब आ जाओ, ठीक है, ये तो हो गया। चलो, पार्लियामेंट में लॉज कैसे बनते हैं, अब देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स में लॉ कैसे बनते हैं। तो ये बिल्कुल सेम है, बहुत अलग नहीं है। बस डिफरेंस क्या है पता है? अगर हम किसी भी स्टेट की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे 2 हाउस होना जरूरी नहीं है। जैसे नेशनल लेवल में तो हमारे पास 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 हाउस होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे अगर देखो, दो, पहले मैं लिख देती हूँ दोनों हाउस के नाम क्या क्या है। पहला नाम है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दूसरा है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगा, हर स्टेट में होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन काउंसिल होना जरूरी नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसको बोलते हैं विधानसभा। विधानसभा। और यहाँ पे कौन लोग जाते हैं इलेक्ट होके? जो डायरेक्टली इलेक्टेड है वो लोग जाते हैं। जो डायरेक्टली इलेक्टेड है वो लोग जाते हैं। तो जैसे लोकसभा होता है ना, वैसे ही क्या होता है? विधानसभा होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल होना जरूरी नहीं है, जहाँ पे है वहां भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स में लॉ कैसे बनता है? लॉ पहले यहाँ पे कहाँ पास होगा? विधानसभा से। फिर विधान परिषद, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विधान परिषद। विधान परिषद से पास होगा और उसके बाद जो है गवर्नर इसमें साइन करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कौन साइन करता है? गवर्नर साइन करता है। और फिर जाके जो है जो भी बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसीजर किसने बताया? ये भी प्रोसीजर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है हमको। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या बोलता है पता है? अगर लॉ बनाना है किसको? पार्लियामेंट को, तो ये तरीका मैंने बता दिया है। अगर किसको बनाना है? अगर स्टेट को लॉ बनाना है तो मैंने ये तरीका बता दिया है। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बता दिया है ऑलरेडी, बहुत पहले से बता के रखा है। ये क्या बता के रखा है कि सेंट्रल लिस्ट क्या होगी, स्टेट लिस्ट क्या होगी और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होगी। सेंट्रल लिस्ट क्या होगी, स्टेट लिस्ट क्या होगी और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होगी। इसका क्या मतलब है पता है? मतलब कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ सेंटर ही जो है लॉ बनाएगा, जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे जो है लॉ बनाने का राइट्स किसका है? सिर्फ पार्लियामेंट। स्टेट उसको हाथ नहीं लगाएगी। ठीक है, कुछ मैटर ऐसे हैं जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगी, वो स्टेट लिस्ट में लिखा गया है कि भाई इसमें पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती, सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगी इसमें। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें सेंट्रल भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है। एग्जाम्पल, एजुकेशन। एजुकेशन, तो एजुकेशन में सेंट्रल भी लॉ बनाता है, स्टेट भी लॉ बनाता है, पता है ये बात? तो ये है। ठीक है, तो ये लिस्ट हमको कौन किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। ठीक है, तो हमारा सोर्स ऑफ लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है 2 लोगों को पावर दी है कि तुम लॉ बनाओ। किसको? सेंट्रल को पावर दी है पार्लियामेंट को के थ्रू, एंड स्टेट को पावर दी है किसके थ्रू? आपके विधानसभा के थ्रू, और प्लस जहाँ पे विधान परिषद है वहां पे विधान परिषद को भी पावर्स है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब आ जाते हैं फोर्थ सोर्स ऑफ लॉ, दैट इज जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। कोर्ट की जजमेंट। क्या आपको पता है कि कोर्ट की जजमेंट जो होती है दैट इज लॉ ऑफ द लैंड। वो पूरे के पूरे जितनी जगह पे वो कोर्ट मतलब ऑपरेट करता है ना, वहाँ पे उस जगह के लोगों को वो लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है तो इंडिया के हर पर्सन को वो लॉ फॉलो करना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट, मान लो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है तो छत्तीसगढ़ के एक एक पर्सन को जो है उस जजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। एमपी हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है तो एमपी के लोगों को कंपल्सरीली फॉलो करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के लोगों को वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब आ जाते हैं लास्ट सोर्स ऑफ लॉ, दैट इज कस्टम्स। तो जो कस्टम्स चलते हुए आते हैं वो भी सोर्स ऑफ लॉ बन जाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया हमारा सोर्स ऑफ लॉ।
आ जाओ, इसको देखे नोट से, चलो 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 यहाँ पे नोट से आ जाओ। तो सबसे पहले अपन देख लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, 26 जनवरी जिसकी वजह से मनाया जाता है। फिर उसके बाद लॉ कहाँ पे बनता है, तो लॉ भाई साहब पार्लियामेंट में भी बनता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, प्रेसिडेंट होता है, जो भी सेंट्रल लिस्ट के मैटर है सब पार्लियामेंट बनाएगा लॉ। पार्लियामेंट में जो है हो गया हमारा पार्लियामेंट कंप्लीट। फिर आ गया हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यहाँ पे देखो ये भी हो सकता है हर जगह असेंबली हो, कहीं पे काउंसिल भी हो सकता है, असेंबली होना कंपलसरी है। फिर गवर्नर साइन करेगा, स्टेट लिस्ट के मैटर्स में इन लोग लॉ बनाते हैं। एग्जाम्पल लिकर्स, ठीक है, लिकर्स आप सबको पता है, ठीक है, तो वो सबके मैटर्स में स्टेट लॉ बनाता है। फिर उसके बाद आ जाओ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या होता है, कोर्ट की जजमेंट्स, ये भी लॉ ऑफ द लैंड है दोस्तों, ठीक है। एंड लास्ट है कस्टम्स और यूजेज। तो ये हो गया हमारा सोर्स ऑफ लॉ। ओके हमने इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है वो नीचे आएगा मैटर, हम एक साथ बहुत कुछ पढ़ के आ गए। ओके चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। और ये लिस्ट भी कहाँ पे है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिस्ट मिल जाएगी। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, स्टैंप ड्यूटी। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था, एजुकेशन। ओके चलो अब हम प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग में देख के आ चुके हैं। बिल जो है, ठीक है, ड्राफ्ट बिल बनता है, तो ड्राफ्ट बिल जो है पहले लोकसभा से पास होगा अगर पार्लियामेंट की बात करें तो, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर जाके वो क्या बनेगा, प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलेगी, प्रेसिडेंट साइन करेगा तो वो बन जाएगा एक्ट, और उसको पब्लिश कर देंगे ऑफिशियल गजेट में, ठीक है। ऑफिशियल गजेट क्या होता है, ये आप लोग का होमवर्क है, जाओ चैट जीपीटी में सर्च करो व्हाट इज ऑफिशियल गजेट। ओके और देखो क्या होता है वो। बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और आंसर इन कमेंट सेक्शन। जया क्या नाम है, जया बच्चन। जया बच्चन भी जो है सांसद है, क्या पता है, बट वो लोकसभा की सांसद है कि राज्यसभा की सांसद है, ये आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। ओके चलो उसके अलावा हमारे कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर है, ठीक है, नाम भी आप लोग बताओगे, और वो पार्लियामेंट में जो है क्या लोकसभा से सांसद है कि राज्यसभा से सांसद है, वो आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन। चलो बढ़ते हैं आगे, आ जाओ सब्जेक्ट मैटर में फिर से। टाइप्स ऑफ लॉ, कितने टाइप के लॉ होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला तो टाइप ऑफ लॉ है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या बोलता है दोस्तों, ठीक है, क्रिमिनल लॉ में थोड़ा क्राइम टाइप का है, और इससे हमको बहुत ज्यादा ना एज अ सीए उतना लेना देना नहीं रहता है। क्यों पता है, देखो मैं बताती हूँ, पहले तो ये समझते क्रिमिनल लॉ होता क्या है। ऐसी ऐसी चीजें जो पूरी की पूरी सोसाइटी को हिला के रख देती, ठीक है, उसको कवर करने वाला लॉ है क्रिमिनल लॉ। फॉर एग्जाम्पल आ जाओ नीचे, मर्डर। अगर किसी का मर्डर हो गया तो क्या एक जन का नुकसान हो रहा है, जो उसके घर वाले से उसका नुकसान हो रहा है, कि पूरी सोसाइटी हिल जाती है, भाई फलानी जगह पे मर्डर हो रहे हैं, सब डर का माहौल बन जाता है। तो मर्डर ऐसी चीज है जो पूरी सोसाइटी को हिलाती है। सेकेंड रेप, तो ये तो सबसे घिनौना क्राइम है, इससे घिनौना तो कुछ हो नहीं सकता। सो दिस क्राइम अफेक्ट्स द होल सोसाइटी। तो जब क्राइम पूरी पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है ना, तो वैसे क्राइम को जो लॉ गवर्न करता है उसको हम बोलते हैं क्रिमिनल लॉ, उसको बोलते हैं क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो इसको गवर्न करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, फिर सीआरपीसी। तो ये सब गवर्न करते हैं कौन से लॉ, क्रिमिनल लॉस को, ये वाली चीज़ है, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ये अपने सिलेबस में नहीं है। ओके यहाँ पे एम क्या है, एम क्या होता है यहाँ पे, पनिश करने का, जिसने क्राइम किया है ना उसको पनिश करो, सजा दो, तो इसको जेल में डलवाओ, ठीक है। अगर रेप किया तो उसको फांसी दो, बिल्कुल फांसी दो। तो ये क्रिमिनल लॉ का मैटर है। हम ज्यादातर किसको देखते हैं, एज अ सीए हम इससे ज्यादा मतलब रखते हैं, ठीक है। सिविल लॉ, सिविल लॉ में जो है ना ऐसा नहीं है कि पूरी सोसाइटी उस चीज से अफेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक पर्सन बोलता है कि मैं देखो जो है 10 तारीख को 1 किलो गोल्ड की डिलीवरी करूंगा, ठीक है, और 10 तारीख को जो है वो गोल्ड की डिलीवरी नहीं करता है। तो क्या बताओ, मान लो दो पर्सन है ए और बी, 10 तारीख को गोल्ड की डिलीवरी होने वाली थी, ठीक है, गोल्ड की डिलीवरी नहीं हुई, तो क्या पूरी सोसाइटी को अफेक्ट होगा क्या इस चीज से, नहीं। तो बी क्या करेगा, बी सिर्फ ए के ऊपर केस कर देगा, क्या सोसाइटी को कोई फर्क पड़ेगा इस चीज से, नहीं। तो ऐसे मैटर्स जो सिर्फ इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करते हैं एंड डज नॉट अफेक्ट द एंटायर सोसाइटी, उसको गवर्न करने के लिए कौन से लॉ है, सिविल लॉज, एकदम याद रखना इस बात को, ठीक है। तो सिविल ऑफेंस किस टाइप के हो सकते हैं, लाइक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, जैसे मैंने अभी बताया, ए बोला बी को 1 किलो गोल्ड दूंगा, नहीं लाके दिया टाइम से, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है,
तो यहाँ पे बी के पास ये पावर है, ए को क्या कर देगा, ए के ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम जो है ये नहीं है कि पनिश करो, एम क्या है कि डिस्प्यूट खत्म हो जाए, डिस्प्यूट खत्म हो जाए। ठीक है, और जो भी बी को डैमेजेस हो, ए उसको वो डैमेजेस पे कर, बस ये है। तो देखो दो टाइप ऑफ लॉ अपन पढ़ लिए, एक है क्रिमिनल लॉ, दूसरा है सिविल लॉ। तीसरा टाइप का लॉ कौन सा होता है बच्चों पता है, कॉमन लॉज। और कॉमन लॉज कुछ नहीं है, ऊपर अपन पढ़ के आ रहे हैं ना कोर्ट की जजमेंट, वही होता है कॉमन लॉ। तो जो भी जजमेंट्स डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट है दैट इज कॉमन लॉ। ठीक है, तो जो डिसाइड हो गया एकदम याद रखना, जैसे मेरे को पार्लियामेंट के लॉ को फॉलो करना है, जैसे मेरे को स्टेट असेंबली के लॉ को फॉलो करना है, सेम वे मेरे को कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करना कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, तो कॉमन लॉ फॉलो करना कैसा होता है, कंपलसरी होता है। ओके, उसके बाद कौन से लॉ आ गए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पता है क्या होता है कि देखो हमको कभी कभी जो है ना लॉ के थोड़ा ऊपर भी जाना पड़ेगा, कभी कभी, हमेशा नहीं, बहुत रेयर सिचुएशन में जहाँ पे हमको जस्टिस देना है। ठीक है, अगर लॉ को एकदम टिपिकल तरीके से पढ़ेंगे तो हो सकता है किसी के साथ नाइंसाफी हो जाए, तो वो नाइंसाफी नहीं होने देना है, इसलिए हमको नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल और क्या बोलता है पता है, अगर मान लो कोई पर्सन है, एक जज है, ठीक है, और जज के बेटे के ऊपर जो है एक सुनवाई चल रही है, बेटे के ऊपर सुनवाई चल रही है, तो मेरे को एक चीज बताओ, बेटे की सुनवाई में क्या पापा को जज बनाना क्या सही रहेगा, क्या सही रहेगा, नहीं रहेगा ना, वो तो ऑब्वियसली अपने बेटे के फेवर में जजमेंट देगा। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है, ये बोलता है कि जिस केस में आपका पर्सनल इंटरेस्ट है ना, उसको उसमें आप कभी भी जज ना बनो। ठीक है, डोंट बी अ जज इन दैट सिचुएशन इन विच यू हैव पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये वाले के लिए अपन पास एक मैगजिम भी है, ये मैगजिम क्या बोलता है, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, मतलब nobody should judge in a case in which he has personal interest. So this is principle of natural justice. और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है, मान लो कि ए जो है, ए ने बी के ऊपर केस कर दिया, भाई साहब बी डेली मेरी गाड़ी को आके पंचर करके चले जाता है, ऐसा सच नहीं था, पता है ये सच नहीं था, ए बहुत बदमाश है, वो बी को फंसाना चाहता है। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर कोर्ट जो है सिर्फ ए को सुन के अपना जो है जजमेंट दे दे तो क्या गलत नहीं होगा, क्या नेचुरल जस्टिस जो है वो हारेगा, नहीं हारेगा ना। इसलिए जो है कोर्ट बोलता है कि हम जो है बी को एक जो है वो देंगे, क्या देंगे, एक देंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, बी को एक राइट देंगे कि भाई तेरे को जो है हम सुनना चाहते हैं, तू अपना पक्ष रख, फिर हम जाके जजमेंट देंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो बोलता है कि भाई आपको अगली पार्टी को भी सुनना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी का सुन के क्या कर दो, डिसीजन दे दो। ओके, ठीक है, तो हम क्या पढ़ के आ चुके हैं पता है, हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि लॉ जो है वो क्यों होता है। तो लॉ इसलिए होता है भाई पीस मेंटेन करना है, जस्टिस मेंटेन करना है, इक्वालिटी मेंटेन करना है, सबको खुशी खुशी अच्छे से चलाना है। ठीक है, देन लॉ इसलिए होता है। फिर हमने देखा सोर्स ऑफ लॉ क्या है, लॉ के सोर्सेस देखे हमने। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ लॉ, हमने देखा टाइप्स ऑफ लॉ। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं एनफोर्सिंग द लॉ, लॉ को एनफोर्स कैसे करना है। ठीक है, वो देखने वाले। मैं ना एक चीज आपको बताने वाली हूँ जो आपकी बुक में भी बहुत क्लियरली नहीं बताया गया है, बट मेरे को लगता है आपको वैसे पता भी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सिविक्स तो पढ़ के आ रहे हैं बहुत अच्छे से स्कूल में। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो चलो उसको इस बात को रिवीजन ही तरीके से देखो। सबसे पहले देखो, 3 बॉडीज होती है अपने पास। ठीक है, अपनी कंट्री में 3 बॉडीज है, एक है लेजिस्लेटिव बॉडी, एक है लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरी है एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक है लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरी है एग्जीक्यूटिव बॉडी, एंड द थर्ड वन इज जुडिशियल बॉडी, या जुडिशरी भी बोलते हैं जिसको, जुडिशियल बॉडी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है और इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है टू मेक लॉज, लॉज बनाना। ऊपर पढ़ के आ रहे हैं दोस्तों, कौन लॉ बनाता है, तो पार्लियामेंट लॉ बनाता है पूरे के पूरे कंट्री के लिए, और स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बनाते हैं अपने स्टेट के लिए।
ठीक है, और कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों लॉ बनाते हैं। तो लेजिस्लेटिव बॉडी का काम है लॉ बनाना। तो ये जो अपन देखते हैं ना टीवी में कि सांसद लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे, डिस्कशन कर रहे, तो ये लोग लॉ बनाने के टाइम पे ऐसा डिस्कशन करते हैं। फिर पता है, जैसे मान लो अभी जो भी गवर्नमेंट आती है तो टोटल सीट कितनी होती है, सिर्फ पार्लियामेंट में अपन लोकसभा की सिर्फ बात करते हैं एक बार, ठीक है, अभी एक बार राज्यसभा को भूल जाओ, लोकसभा के बारे में बात करते हैं। तो लोकसभा में 543 मेंबर्स इलेक्ट होके जाते हैं, 543 मेंबर्स इलेक्ट होके जाते हैं, ठीक है। क्या ये पूरे के पूरे 543 मेंबर्स मिनिस्टर्स बन जाते हैं क्या? नहीं बनते हैं ना। देखो लॉ बनाने के टाइम पे तो पूरे 543 मेंबर्स जो है यूज होते हैं, लेकिन जब लॉ को अप्लाई करना रहता है ना तो इनमें से जो मिनिस्टर्स बनते हैं वो लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग एग्जीक्यूशन करते हैं। मतलब लॉ बन गया, सबने मिलके लॉ बना दिया, लेकिन उनमें से जो मिनिस्टर्स है वो क्या करेंगे, वो लॉ को अप्लाई करेंगे। तो जो अप्लाई करते हैं उनको बोलते हैं मिनिस्टर्स। यही जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स है, लेकिन ये मिनिस्टर्स हमेशा कौन सी पार्टी के होती है, रूलिंग पार्टी के, ठीक है, रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं हमेशा रूलिंग पार्टी, अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी की है, तो पूरे मिनिस्टर्स जो पूरा एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगा उसके मिनिस्टर्स कहाँ के रहेंगे, बीजेपी के रहेंगे। लेकिन जब लॉ बनता है ना तो इसमें हर पार्टी के मेंबर्स होते हैं, तभी लोकसभा में देखना सब पार्टी के मेंबर्स होते हैं। तो लॉ बनाने के टाइम पे ऑल पार्टी मेंबर्स जो इलेक्ट होके गए हैं सब रहते हैं। एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर्स जो है रूलिंग पार्टी के। फिर जुडिशरी, तो जुडिशरी होता है कोर्ट, ये इंडिपेंडेंट है, इसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन रूलिंग है कौन अपोजिशन है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका काम है जहां पे दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो उसको रिजोल्व करना, दो स्टेट के बीच के डिस्प्यूट को भी रिजोल्व करना इसी का काम है। आपको पता है अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये काम करता है डिस्प्यूट रिजोल्व करने का। ओके, समझ में आया। अब एक चीज और देखो, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मिनिस्टर्स है, तो मिनिस्टर्स तो हमको पता है कि हमारे देश के कितने पढ़े लिखे होते हैं, बहुत अच्छे से पता है। तो मिनिस्टर्स ना हेड करते हैं, लेकिन मिनिस्टर्स के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स काम करते हैं, लाइक आईएएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स एटसेट्रा। तो ये मिनिस्टर्स जो है इनके अंडर काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये है हमारे कंट्री का जो है सिस्टम, कितने टाइप की बॉडीज होते हैं। ओके चलो, तो ये हमारे सिलेबस के बाहर का नहीं है ना, ये हमारे को समझने के लिए बहुत जरूरी था, आगे की जितनी भी चीजें हैं। तो अब आ जाओ अब आ जाओ हम सेकेंड चीज में आ गए हैं, एनफोर्सिंग द लॉ। तो लॉ को एनफोर्स कौन कराएगा, एनफोर्स कराएंगे हमारे मिनिस्टर्स प्लस ऑफिसर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स प्लस ऑफिसर्स। अब हमारे पास बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री, उसके अलावा और कौन सी मिनिस्ट्री होती है, अभी रक्षा मंत्रालय एक मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है, ठीक है। कुछ कुछ मेजर मिनिस्ट्रीज हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली मेजर मिनिस्ट्री जो हमारे को बहुत काम आती है एज अ सीए, डे टू डे अफेयर्स में जो है इस मिनिस्ट्री से हमको लेना देना है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। वित्त मतलब ही होता है पैसे से रिलेटेड, ठीक है, वित्त मतलब ही होता है पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये मंत्रालय, बताओ वित्त मंत्रालय की हेड कौन है, ठीक है, ठीक है, तो इनकी हेड है निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ओके, तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, ठीक है, ये क्या करती है, बजट कौन प्रेजेंट करता है, यही तो बजट प्रेजेंट करती है। देखा है आप सभी लोगों ने बजट प्रेजेंट होते हुए, तो यही बजट प्रेजेंट करती है। तो वित्त मंत्रालय का मेन काम क्या है, यूनियन बजट प्रेजेंट करना, ठीक है। टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर, अच्छा अपन सुनते रहते हैं ना, निर्मला ताई ने फिर रेट बढ़ा दिया, ठीक है, फिर जीएसटी बढ़ा दिया, तो टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर कौन डिसीजन लेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके। तो टैक्सेशन, जो भी फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है, फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड लॉज बनाना, ये कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, तो ये खुद से करेंगे, ठीक है, इन लोग करते हैं, बट इनके अंडर काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑफिसर्स है, लाइक इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इसके ऑफिसर्स काम करते हैं। फिर इंडियन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, तो ये सब जो ऑफिसर्स हैं वो हेल्प करते हैं। ओके चलो, तो इस मिनिस्ट्री में बहुत सारे हमारे पास क्या है पता है, डिपार्टमेंट्स भी है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है ना भाई, पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब पूरे देश को चलाने के लिए मिनिस्ट्री सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये मिनिस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी है,
ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे सबसे पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जो भी इकोनॉमिक अफेयर्स होता है कंट्री में तो कंट्रोल करने का किसका दायित्व है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है देश के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को भी कंट्रोल करती है। कैसे? ये हमारा देश है, ठीक है, तो ये हमारा देश है। ये देश जो है हमारा, ये कुछ एक्सपेंस भी करता है, बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ चलते रहती है ना, ठीक है, तो वो योजनाओं में खर्चा होता है, तो वो कौन करता है? ये फाइनेंस मिनिस्टर वो सबको कंट्रोल करता है। जो भी हमारे रोड बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, कुछ आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसमें जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, या फिर मान लो कि हर महीने के महीने सरकार ने बोला कि हर लेडी को जो है 1000 रुपीज हम देंगे, तो ये सब खर्चे ना रेवेन्यू खर्चे हैं जो रेगुलर बेसिस में होते हैं। हर महीने या हर साल होने वाले खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो एक बार हो गया तो लंबे टाइम तक उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है, जैसे रोड्स बनाया, ब्रिजेस बनाया, वो सब। अब ये कंट्री का खर्चा भी मैनेज करेगी ये मिनिस्ट्री। फिर कंट्री की जो रेवेन्यूज है, रेवेन्यूज किस फॉर्म में होती है किसी भी कंट्री को? मेन रेवेन्यू टैक्स के फॉर्म में होती है, ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो सबको भी ये मिनिस्ट्री क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो ये है इसका एक डिपार्टमेंट, एक है एक्सपेंडिचर, एक है रेवेन्यू, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब बैंक्स, ये सबको भी कंट्रोल किया जाता है ये मिनिस्ट्री के द्वारा। ओके, देन पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, पब्लिक एंटरप्राइजेस, मतलब कोई भी कंट्री, जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया में जो है जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, जैसे कि क्या, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, तो गवर्नमेंट की कंपनीज को कौन कंट्रोल करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगी, ठीक है, तो ये काम है ये मिनिस्ट्री का। क्या क्या काम है बताओ जल्दी। मेन काम तो एक तो बजट बनाना तो है ही, टैक्सेशन के सब मैटर्स को कंट्रोल करना है ही, जो भी कंट्री एक्सपेंडिचर करेगी उसको कंट्रोल करना, इनकम जो हो रही है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस उसको देखना, ठीक है, फिर पैसा सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं वो सब चीजें देखना, जो भी इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज है, जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है, उसको क्या करना? उसको कंट्रोल करना। तो ये मिनिस्ट्री का काम हो गया। उसकी हेड कौन है? निर्मला सीतारमन। फिर है सेकेंड मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। अब इसके हेड कौन है ये आप बताओगे, ये हमारी ही बिरादरी के है, और हम किस बिरादरी के हैं? सीए। तो कौन है आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, तो इसका काम क्या है? मेन काम है जो भी इंडियन एंटरप्राइजेस है ना उसको क्या करना? रेगुलेट करना। जैसे एक कंपनी है, ठीक है, बहुत सारी लाखों कंपनी है इंडिया में, तो ये कंपनी को जो है किससे लेना देना है? कौन से मिनिस्ट्री से? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो रेगुलर बेसिस में जो हम रिटर्न डालते हैं ना कंपनी के बिहाफ में, कंपनी के लिए, तो कहाँ जाती है वो? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के पास जाती है, ठीक है, सो ये मिनिस्ट्री है। ओके, अच्छा, ये मिनिस्ट्री जो है किस किस चीज को एडमिनिस्टर करती है? तो कंपनीज एक्ट आपके सिलेबस में है, कंपनीज एक्ट स्टार्ट हो चुका है। ओके, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अभी नहीं है, बाद में आएगा आपके में। तो इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, एलएलपी एक्ट, ये सब एक्ट को जो है कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है, ये देखेगी बिजनेस, काम धंधा ये ठीक से हो रहा है कि नहीं। ओके, चलो, उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो होम अफेयर्स को कंट्रोल करने वाले कौन है? हमारे अमित शाह, अमित शाह, ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। इंटरनल सिक्योरिटी इसको देखती है, डोमेस्टिक पॉलिसीज को देखती है, मतलब क्या पता है कि आपस में ही जितने भी लोग कहीं लड़ भिड़ तो नहीं रहे हैं, एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ तो नहीं रहा है, अगर लड़ रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, उसको रोकना है, ये सब कौन देखेगा? होम मिनिस्ट्री देखेगी भाई साहब, ठीक है। होम मिनिस्ट्री का क्या काम है? बॉर्डर मैनेजमेंट करना। अभी पाकिस्तान के साथ युद्ध चालू हुआ था ना, तो बॉर्डर में कैसा कंस्ट्रक्शन होगा, कहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन होगा, ये सब कौन देखेगा? होम मिनिस्ट्री। इंटरनल सिक्योरिटी, आपस में कोई दो स्टेट ऐसा तो नहीं जो अंदर ही अंदर जो है लड़ रहे हैं, तो वो रोकना है, किसका काम है? होम मिनिस्ट्री। फिर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है, अपन ये सुनते हैं ना कि पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था, अब यूनियन टेरिटरी बन गया,
अब यूनियन टेरिटरी जब वो बना ना, तो वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ गया पता है? होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में। ओके, तो ये होम मिनिस्ट्री जो है पूरे इंटरनल चीज़ों को कंट्रोल करती है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी को जो है ये बढ़ावा देने का काम करती है, ठीक है। सो ये सब इसका काम है। सेंसस कराना, कि अभी सेंसस के चल रहे हैं ना, सेंसस होंगे, जातिगत जनगणना होगी, पहले बोलते थे नहीं होगी, अब डिसाइड हुआ होगी। तो ये सब डिसीजन कौन लेता है? होम मिनिस्ट्री लेती है। तो सेंसस को ऑपरेट करना, हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सब इसका काम है। और स्टेट्स को रेगुलेट करना। ओके, एज द सीए हमको सबसे ज्यादा काम जो है अभी तक कौन सी दो मिनिस्ट्री से हमने देखा? सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, टैक्स के तो हम एक्सपर्ट है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से तो हमको बहुत लेना देना है। प्लस MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसमें तो हमारा ही बंदा है, तो इस मिनिस्ट्री से भी जो है हमको बहुत ज्यादा लेना देना होगा। ओके, चलो आ जाओ आप मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या करती है? ये मिनिस्ट्री में जो है यहाँ पे भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। देखो मिनिस्ट्री का नाम तो एक है, बट अलग अलग टाइप का काम करना है, तो हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना देते हैं उस मिनिस्ट्री। इसका काम क्या है पता है? लीगल अफेयर्स, एडवाइजेस अदर मिनिस्ट्री, ठीक है। कोई भी लीगल मैटर में अगर एज एन इंडिविजुअल मेरे को कोई लीगल मैटर में कोई वो चाहिए, क्या चाहिए? एडवाइस चाहिए, तो मैं किसके पास जाऊंगी? लॉयर के पास जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि लॉयर लोग तो लीगल फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। सिमिलरली अगर दूसरी मिनिस्ट्रीज को कोई लीगल मैटर में एडवाइस चाहिए, मान लो MCA को एडवाइस चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को एडवाइस चाहिए, तो वो कहाँ पे आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास आएगी और बोलेगी भाई मेरे को लीगल मैटर में क्या करो? एडवाइस दो, ठीक है। फिर उसके बाद जो अपन बात किए कि कोई भी एक्ट कैसे बनता है, ठीक है। तो एक्ट कैसे बनता है? तो पहले बिल होता है, फिर बिल लोकसभा में जाता है, फिर बिल राज्यसभा में जाता है, फिर ये आगे का प्रोसेस होता है। तो ये बिल बनाने का काम किसका है? तो ये बिल जो है ना, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है? ड्राफ्ट करता है लेजिस्लेशन, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में एक डिपार्टमेंट है, क्या डिपार्टमेंट है? लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का काम है बिल्स को ड्राफ्ट करना, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या करती है? बिल को ड्राफ्ट करती है, और दूसरी मिनिस्ट्रीज को लीगल मैटर्स में क्या करती है? एडवाइजेस देती है। उसके अलावा जस्टिस, इसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो ये इंश्योर करेगी कि जस्टिस प्रिवेल हो पूरी की पूरी सोसाइटी में। तो कैसे प्रिवेल होगा? जब जज होंगे, ठीक है, तो जज का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ट्रांसफर कैसे होगा, वो सब भी यही मिनिस्ट्री देखती है। ओके, समझ में आया? आया? ओके ओके ओके, सब बच्चों को समझ में आया है तो थम्स अप दो मेरे को जल्दी से, ठीक है। तो मिनिस्ट्रीज अभी और बची है, रुको, ठीक है। नहीं नहीं, मेन मिनिस्ट्रीज हो गई, मेन मिनिस्ट्रीज हमने पढ़ ली है। अब हम जो है एक बोर्ड के बारे में पढ़ने वाले, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। भाई साहब आजकल हम सबको स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, तो ये स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने वाला बोर्ड कौन सा है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंश्योर करता है कि भाई जितने भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस है ना, बहुत अच्छे से काम कर रहे, फेयरली काम करें। नहीं काम करेंगे तो जो हमारे देश के लोग हैं उनको नुकसान हो जाएगा, और उनको नुकसान होने नहीं देना है, ठीक है। चलो, तो ये है सेबी। और सेबी किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अगर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, तो वो कंट्रोल करती है सेबी को, ठीक है। तो एक अपन देखे, देखो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MOF, ये किसको कंट्रोल करती है? सेबी को। और सेबी किसको कंट्रोल करती है? स्टॉक एक्सचेंजेस को, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। अब आ जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमको तो बिल्कुल अच्छे से पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होती है। बैंकर्स की बैंक होती है ये, ठीक है। गवर्नमेंट की बैंक होती है। गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो क्या वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगी, या ICICI के पास जाएगी, या पंजाब नेशनल बैंक के पास जाएगी? वहां नहीं जाएगी। गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। हमारी SBI को अगर लोन चाहिए, ठीक है, तो SBI जो है अपने कलीग से भी लोन ले सकती है, लेकिन SBI जो है डायरेक्ट किससे लोन ले सकती है? RBI से भी लोन ले सकती है। इसलिए तो RBI को बैंकर्स ऑफ बैंक बोलते हैं। हमारे देश में कितनी करेंसी होगी वो कौन डिसाइड करता है? RBI, ठीक है। कौन से नोट्स कितने क्वांटिटी में होंगे कौन डिसाइड करता है? RBI। देश की मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है? RBI, ठीक है। तो देखो देश को कितना ज्यादा अफेक्ट करता है ये RBI। तो RBI को पढ़ना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है।
और आरबीआई मतलब पैसे का काम, तो पैसा कौन से मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर सेबी भी आता है और आरबीआई भी आता है। ठीक है, चलो चलो चलो, तो ये है नोट्स प्रिंट करना, ये सब इसका काम है। ओके, अगर अचानक से इन्फ्लेशन आ जाए तो फिर आरबीआई का काम क्या है पता है? कि देश में जितना मनी सप्लाई है ना उसको कम कर दो ताकि इन्फ्लेशन जो है रेगुलेट हो सके। अगर मान लो अचानक से रिसेशन दिख रहा है तो आरबीआई क्या करेगी भाई? मनी सप्लाई बढ़ाएगी, इससे क्या हो, देश में जो है इकोनॉमी अच्छे से चले। तो आरबीआई का पावर हम सबको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, फिर है एक और बोर्ड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो है बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको पता है कि पहले जमाने में, ठीक है, पहले जमाने में ना कंपनीज को बंद करना ना बहुत हार्ड था। अगर कंपनीज जो है लॉस मेकिंग भी हो रही थी ना तो बोलते थे चलने दो, चलने दो, बन गई है ना तो चलने दो। बट भाई साहब, अगर एक कंपनी जो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो सोचो वो इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को बहुत लेट से समझ में आया कि भाई एक ऐसा कोड बना लो कि अगर कोई कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वो बंद हो जाए। ठीक है, तो एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड बनाया गया आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने जो है एक कोड बनाया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बना, ये भी कैसे बना पता है? पार्लियामेंट में बना है। अब ये कोड जो है अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये चेक कौन करेगा? ये आईबीबीआई चेक करेगा। ठीक है, सो आईबीबीआई का काम क्या है? ये देखना कि जो अगर मान लो कहीं पे भी कोई कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, तो उसका काम जल्दी जल्दी हो रहा है कि नहीं और सिंप्लीफाइड तरीके से जो है हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर मान लो ये सब मैटर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो नॉर्मल कोर्ट की जगह हम कहाँ पे जाते हैं? एनसीएलटी में जाते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ट्रिब्यूनल में जाते हैं। तो ये आईबीबीआई है ना, इंडिविजुअल्स को भी अफेक्ट करता है। अगर कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको भी अफेक्ट करेगा, एलएलपी को भी अफेक्ट करता है, कंपनीज को भी अफेक्ट करता है, पार्टनरशिप फर्म्स को भी अफेक्ट करता है। तो अगर कोई कंपनी बंद हो रही है तो उसको जो है वो किससे गवर्न होना चालू हो जाएगी? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उससे गवर्न होना चालू हो जाएगी। ओके, तो ये सब हमारे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स और बोर्ड्स की बात हो गई। अब आ जाओ, एक पोर्शन हम देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, इंडिया का जुडिशियल सिस्टम। तो हमने 3 विंग्स ऑफ देखी थी गवर्नमेंट। सबसे पहला तो हमने क्या देखा था? लॉ बनाने वाले हैं, फिर उसके बाद लॉ को एग्जीक्यूट करने वाले के बारे में अच्छे से देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम जाएंगे कोर्ट। तो अब हम देखेंगे कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया में कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है हमारे पास? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एपेक्स कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। पता है, जब मैं छोटी थी ना तो मेरे को लगता था सुप्रीम कोर्ट मतलब एक ही कोर्ट है और एक ही जज होता है। ऐसा नहीं होता है। एट अ टाइम सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस जो है वो रहते हैं, सिर्फ एक जज नहीं होता है। तो मान लो कि ये सुप्रीम कोर्ट है, तो मैं सोचती थी बस ये सुप्रीम कोर्ट है और एक ही जज है इसमें, बट ऐसा नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ना 34 पार्ट्स में डिवाइडेड। एक्चुअल में 34 तो नहीं हो पाएगा, बट ठीक है आप एज्यूम कर लो 34 है। ये 34 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचेस चलते रहती है और अलग अलग बेंच में अलग अलग जज होते हैं जो जजमेंट देते रहते हैं। तो एट अ टाइम पता है एक साथ जो है अलग अलग जगह सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दी जाती है। ओके, तो 34 जजेस है जिसमें एक जज जो है हेड होता है जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी 33 अदर जजेस होते हैं। ओके, जिस दिन हमारे देश में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया, उसी दिन जो है हमारे देश में जो है सुप्रीम कोर्ट का भी जन्म हुआ, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ओके, चलो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी तो पूरे इंडिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जजमेंट से बच सके, हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। लॉ ऑफ द लैंड होता है। ओके, चलो फिर आ गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, ठीक है, तो हाई कोर्ट क्या होता है? देखो अब ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट तो पूरे इंडिया के लिए, तो हर स्टेट के लिए भी तो कोई हेड दो, स्टेट के लिए भी तो कोई कोर्ट दो। तो स्टेट का जो कोर्ट है वो होता है हाई कोर्ट। अब मान लो कि हाई कोर्ट है महाराष्ट्र हाई कोर्ट। महाराष्ट्र हाई कोर्ट, तो क्या महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति को उस हाई कोर्ट की जजमेंट फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं? यस, फॉलो करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये होता है हाई कोर्ट। अच्छा, हर स्टेट में हाई कोर्ट है क्या? देखो वैसे मैक्सिमम स्टेट, हर स्टेट में हाई कोर्ट है अपना अपना, बट कुछ स्टेट जो है ना छोटे होते हैं, तो उनको बाजू वाले हाई कोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं, या दो छोटे स्टेट्स को मर्ज करके एक हाई कोर्ट बना देते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट है, पता है ये बात। बॉम्बे के साथ दमन एंड दीव ये सबको अटैच कर दिया गया है, ठीक है। अब चेन्नई जो अपना तमिलनाडु है उसके साथ पौंडीचेरी को अटैच कर दिए। तो ऐसा होता है कि जब बहुत छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, या एक स्टेट और एक छोटी यूनियन टेरिटरी है, तो उनको अटैच करके एक हाई कोर्ट बन जाता है, ठीक है। आपके अपने जो नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स है, चार चार स्टेट्स मिला के एक हाई कोर्ट है, ओके। तो ऐसा होता है। अब देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। पहले अपन ना यहाँ से चलते हैं, एक बात, एक अपन डिस्कशन कर रहे हैं। जब दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है, मान लो ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है। ए और बी के बीच में क्या चल रहा है? डिस्प्यूट। तो जब डिस्प्यूट होता है ना, तो डायरेक्टली वो उठ के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाते हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ कोर्ट में जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे मैटर को लेके, ठीक है। सबसे छोटे कोर्ट में ही आप जाओगे, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान लो कि ए और बी के बीच में हुआ था डिस्प्यूट, ए जो है जीत गया, बी जो है हार गया, ठीक है। ए जीत गया, बी हार गया। तो बी को लगता है यार नहीं, मैं गलत हार रहा हूँ, मेरे को इस कोर्ट के जजमेंट से आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो वो बोलेगा कि अब मैं आगे अपील करूंगा, अब मैं आगे वाले कोर्ट में जाऊंगा। तो वो कहाँ पे जाएगा पता है? वो जाएगा हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में क्या करेगा पता है? अपील करेगा। हाई कोर्ट में क्या करेगा पता है? अपील करेगा। और अपील का टाइम होता है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, हर केस में ऐसा नहीं होता। मान लो यहाँ पे जजमेंट दी गई 1 जनवरी मान लो 2025 को। तो जनरली ऐसा टाइम रहता है, हर केस में ऐसा नहीं होता। विद इन 60 डेज जो है इसको क्या करना पड़ेगा? आगे अपील करना चाहता है तो अपील करेगा। तो अपील कहाँ पे करेगा? हाई कोर्ट में, ठीक है। फिर हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया, हाई कोर्ट बोलता है ए और बी के बीच में, हाई कोर्ट में बोलता है ए जो है जीतेगा, बी हारेगा। हाई कोर्ट भी बी के जो है खिलाफ में जजमेंट दे रहा है, उसको लग रहा है बी ठीक नहीं है। बी अभी भी सोचता है कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो अब बी कहाँ पे जाएगा? अब बी जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। अब बी कहाँ पे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा ए बी। सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है ए अच्छा है भाई, बी तूने गलत किया है। तो यहाँ पे जो है अब बी चाहता है कि आगे जाए। तो क्या बी आगे कहीं अपील कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, इसके आगे अब अपील नहीं कर सकते, ओके। चलो, सो ये जो है, ये जो अपील कर रहे हैं ना, ठीक है, ये हाई कोर्ट का क्या है पता है? हाई कोर्ट के पास ना बहुत सारे काम होते हैं। हम अभी हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के हम काम देखते हैं। पहला काम तो यह है कि उसके पास बहुत सारे ऐसे मैटर्स आएंगे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील होके आ रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील होके आ रहे हैं, तो उसको हाई कोर्ट का एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, जो मैटर्स उसके पास अपील होके आ रहे हैं वो, ठीक है। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं पता है, जो हाई कोर्ट ओरिजिनली जो है उठा सकता है। ओरिजिनली मतलब डायरेक्ट हाई कोर्ट आ सकते हैं कुछ मैटर्स, कुछ मैटर्स डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, आपको पता है अगर किसी पर्सन को फंडामेंटल राइट नहीं मिल रही है, मतलब राइट टू, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एक लेते हैं राइट टू इक्वालिटी। अगर किसी पर्सन के साथ भेदभाव हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से, कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, ये सब के बेसिस में उसके साथ क्या हो रहा है? भेदभाव। तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं भी जाएगा तो भी चलेगा, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएगा ना, तो भी हाई कोर्ट को जो है वो मैटर को जो है देखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इसको बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और हाई कोर्ट का और क्या काम है? हाई कोर्ट का ये भी काम है कि लोअर कोर्ट्स जो है, लोअर कोर्ट्स वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो भी हाई कोर्ट ही देखेगा। लोअर कोर्ट्स कौन होते हैं? हाई कोर्ट का लोअर कोर्ट, इसके लोअर कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये भी कौन देखेगा? हाई कोर्ट ही देखेगा। तो इसको बोलते हैं सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सुपरवाइज करने का काम करना। तो देखा आप लोगों ने हाई कोर्ट के पास कितने काम है। एक तो उसके पास मैटर्स अपील होके जाते हैं, एक तो ओरिजिनल भी मैटर्स आते हैं, फर्स्ट टाइम पे हाई कोर्ट ही चले गया इंसान, या फिर हाई कोर्ट को अपने से छोटे लोगों को भी क्या देखना है? निगरानी रखना है, ठीक है। तो ये है हमारा हाई कोर्ट, ओके। देखो, एक तो हमने देखा कि एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब टू डील्स विद अपील,
फिर टू डील्स विथ मैटर्स ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड इन हाई कोर्ट, एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स, FR लिख देती हूँ। और यहाँ पे जो लोअर कोर्ट्स को क्या करना है, सुपरवाइज करना। फिर आ जाओ, एक और कोर्ट है हाई कोर्ट के नीचे, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो फर्स्ट लेवल ऑफ कोर्ट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इसका क्या काम है, देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वैसे तो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो अगर सिविल मैटर्स को गवर्न करना है, ठीक है, सिविल मैटर्स अब हम सबको पता है, जहाँ पे सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व है, 2 पार्टी इन्वॉल्व है, पूरी सोसाइटी को नुकसान नहीं हो रहा है उस चीज से, तो उसके लिए कहाँ पे जाएंगे, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, ठीक है। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है इसके साथ डील करता है। लेकिन कोई क्रिमिनल मैटर है, क्रिमिनल मैटर, तो उसके लिए सेशंस कोर्ट में जाते हैं। दोनों सेम लेवल का होता है, बस नाम अलग अलग है। क्यों नाम अलग है, क्योंकि सेशंस क्रिमिनल मैटर के साथ डील करता है, और जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है ये कौन से मैटर्स के साथ डील करता है, सिविल मैटर्स के साथ डील करता है, ठीक है, समझ में आया। अब आ जाओ, एक होता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, ये कोर्ट्स जो है ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बनता है, जहाँ की पॉपुलेशन मोर देन इक्वल्स टू 10 lakhs होती है। जितनी बड़ी सिटी उतने ज़्यादा केसेस, तो जितने ज़्यादा केसेस उतने ज़्यादा कोर्ट्स चाहिए ना हमको, तो इसीलिए जो है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स का कंसेप्ट आया। और ये कहाँ पे होगा, जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। और ये कोर्ट को अपॉइंट कौन करता है, बनाता कौन है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को लगता है भाई कि ये जगह पे अब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स की ज़रूरत है, बहुत डिस्प्यूट हो रहे, तो फिर हाई कोर्ट ऐसे कोर्ट्स बनवा देता है, ठीक है। हाई कोर्ट की जो है एडवाइस में बनते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन होता है कंप्लीट। हमने तीनों विंग्स ऑफ गवर्नमेंट देख लिया, बहुत अच्छे से देखा है, और यहाँ पे करते हैं चैप्टर को कंप्लीट। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। 2 चैप्टर रिवाइज डन एंड डस्टेड बहुत अच्छे से, और प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। हमको कम से कम 80+ लेके आना है लॉ में। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा देखना चाहते हैं।